और हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार। सर सबसे पहला सवाल तो यही है, आपके चेहरे पर मुस्कान है, ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, सुरक्षित हैं सर? एकदम ठीक हूँ, तबीयत अच्छी है और एकदम अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छी अच्छी खबर आपने शुरुआत में दी है। लेकिन एक थैंक और यू। अच्छी खबर ये भी बताइए सर कि मैं इसे मोदी 2.0 का पहला साल नहीं बल्कि मोदी कार्यकाल का छठा साल मानते हुए आपसे पूछ रहा हूं कि जब 5वां साल पूरा हो रहा होगा तो आपने अपने लिए लक्ष्य रखे होंगे कि छठे साल तक हम ये कर लेंगे, 7वें 8वें 9वें 10वें तक ये। क्या वो लक्ष्य छठे साल के लिए जो थे उनमें से कितने पूरे हो पाए और कितने अधूरे रह गए? इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि 5 साल पहले ही हमने कार्य का शुभारंभ किया था और जब नई सरकार आई तो मोदी जी ने अलग अलग डिपार्टमेंट की एक विजन निश्चित की और उन्होंने एक टारगेट दिया कि एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे और हमारे देश को दुनिया की पूरी देशों की तुलना में एक सामर्थ्यवान और अच्छा देश बनाएंगे। और जब ये बात हो गई उसके अनुसार काफ़ी काम हमने शुरू भी किया और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले अनेक दिनों से जिस बात की मैं राह देख रहा था, वो पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने का रास्ता जो बहुत ही कठिन है, -8 डिग्री का वहाँ टेम्परेचर है, वो रास्ता लगभग खुदाई पूरी हो गई। अब रास्ते का काम चल रहा है और 6 महीने के अंदर पूरा होगा और एक बहुत बड़ा टारगेट हुआ। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बहुत सी अड़चनें, 1 लाख करोड़ का देश का पहला 12 लेन सीमेंट कंक्रीट एक्सिस कंट्रोल रोड है जो दिल्ली से मुंबई के बीच में डिस्टेंस करीब 220 किलोमीटर कम करेगा और ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। अब इस रोड का काम भी काफ़ी जोरों में शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है वैसे बहुत सी बातें हुई है और मेरा विश्वास है कि एमएसएमई में भी जिस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उद्योग क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सर आपके कार्यकाल में बड़ी ही तीव्र गति से सड़कें बनी हैं, लेकिन देश के विकास की इस गति में एक उस विकास वाली सड़क पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया सर, कोरोना नाम का। उस स्पीड ब्रेकर का इलाज क्या है सर और उसको कैसे पार कर पा रहे हैं हम अभी तक? कैसे देख रहे हैं आप इस लड़ाई को? देखिए, ये पूरे विश्व का संकट है, केवल हमारे देश पर आया ऐसा नहीं है और हम उसका सामना कर रहे हैं और इसका उपाय तो उसी समय ढूंढा जाएगा जब इसके कोरोना के खिलाफ कोई वैक्सीन अगर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर 100% जीत सकेंगे। पर जब तक वैक्सीन नहीं मिलता उसके संशोधन शुरू है, कोशिश शुरू है, भारत में भी शुरू है, दुनिया में भी शुरू है और मुझे उम्मीद है कि एक आध महीने में कुछ ना कुछ उसका ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। पर जब तक वो नहीं मिलता तब तक आइदर वी लाइक इट मे नॉट लाइक इट, हमको एक आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस ये बात हमको सीखनी होगी। हम लोग कहीं भी बाहर जाए नहीं और अगर हम जाए बाहर तो कम से कम मुंह पर हम लोग एक निश्चित रूप से मास्क लगाएं, हमारे दो व्यक्तियों के बीच में 1 मीटर से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और घर में और ऑफिस में जाते आते समय हाथ हम सैनिटाइज़र से साफ करें और इसी प्रकार से सब्जी बाजार हो, दुकान हो, कहीं भी हम लाइन में खड़े रहें 1 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। ऑफिस में भी हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी, उद्योगों में भी करनी पड़ेगी और रोज़मर्रा के जीवन में भी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी सेक्टर्स को ओपन कर दिया है, पर इसमें हमें किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार की डिसिप्लिन को अपनाना है, ये समझ कर ही कुछ दिनों तक आगे जाना होगा। दिक्कतें निश्चित रूप से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सर मोदी सरकार के एक बहुत ही जिम्मेदार और सीनियर मंत्री होने के नाते क्या आपकी अपनी निजी राय है कि इस परेशानी को जैसे टैकल करना था, जो करना था या किया जाना था, वो सब सही समय पर और उचित तरीके से हुआ? क्योंकि विपक्ष का, खासकर राहुल गांधी का, दो बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही आगाह किया, इस सरकार ने सुना नहीं, लॉकडाउन लगाने में देरी की। और दूसरा बड़ा आरोप है कि लॉकडाउन तब खोला जब केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात साफ बताना चाहता हूं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। पूरा विश्व संकट में है, पूरा देश संकट में है। इस समय जात, पंथ, धर्म, भाषा, राजनीति, पार्टी इससे ऊपर उठकर
सब ने सोचना चाहिए। अब ये बात तो अक्सर चलती है कि ये निर्णय किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अलग अलग प्रकार की बातें लगातार चालू रहती है। मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अकेले नहीं लिया। हर निर्णय करने के पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेकर मुख्यमंत्री जी से बात करके ही फिर निर्णय किया है, और इस निर्णय में सभी लोग सहभागी हैं। उन लोगों ने जो जो सुझाव दिए हैं उसके आधार पर काम किया। बाद में हम मंत्रियों को भी राज्यों की जिम्मेदारी दी थी। हमने भी हमारे राज्यों का पूरा फीडबैक लिया और हमने हमारा रिपोर्ट पीएमओ को भेजा था। हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो भी लगातार राज्य के मुख्य सचिवों से बातचीत करते रहे, और सबकी बातों में जहां सहमति बनी उसके अनुसार निर्णय हुए हैं। और ये कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस के भी जहां राज होगा उनके साथ भी बातचीत हुई है, और इसलिए सबसे साथ मिलकर ये निर्णय हुए हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस समय हमारा संकट बहुत बड़ा है, हम सबने मिलकर इसका सामना करना चाहिए। कोरोना की लड़ाई जीतनी चाहिए, आर्थिक लड़ाई जीतनी चाहिए, फिर अपनी अपनी राजनीति करने के लिए सबको अधिकार है। चाहे जैसे हो वैसे वो राजनीति कर सकता है, पर यह समय अब उसके लिए उचित नहीं है, ऐसा मेरा मत है। विपक्ष का काम है सर सवाल पूछना, और एक अच्छे लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। ऐसे में क्या राहुल गांधी के इस सवाल को आप सही मानते हैं कि ये सही वक्त नहीं था? बहुत सारे लोगों में भी ये चर्चा है कि अब जब हम 1.5 लाख 1,65,000 केस पर हैं और तब लॉकडाउन जो है उसमें छूट दी जा रही है, ये क्यों? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि कोई भी निर्णय कोई प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने केवल लिया ऐसा नहीं हुआ है। हर निर्णय के पीछे राज्य सरकार से विचार विनिमय करने के बाद ही निर्णय हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस समय ये किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस प्रकार के दोनों प्रकार के स्वर आप कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए मिलते हैं। किया तो क्यों किया, लॉकडाउन क्यों लगाया इतने दिन, ये बात भी पूछते हैं। नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, ये भी पूछते हैं। मुझे लगता है ये चर्चाएं चलती रहेगी। कभी कभी विपक्ष में बैठे हुए लोगों की ये मानसिकता रहती है कि निर्णय जाहिर होने के पहले ही उनकी प्रतिक्रिया तैयार हो जाती है। मैं भी अनेक दिनों में विपक्ष में काम कर चुका हूं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूं। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सरकार के स्वर में अगर बात करता है तो मीडिया कहती है कि विपक्ष को मैनेज किया कहते रहते हैं। मुझे लगता है अब इस बातों के विवादों के बजाय हम सब लोग मिलकर कोरोना की लड़ाई कैसे जीतेंगे और लोगों को इससे कैसे बचाएंगे, हमारा रोजमर्रा का जीवन कैसे शुरू करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि पिछले अनेक दिनों से मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपने गांव में हूँ, यहाँ का फीडबैक ले रहा हूँ। अगर इस समय इसी प्रकार के लॉकडाउन अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश हो जाएगा, नई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आपको पता है कि जिस प्रकार से डर और फियर का वातावरण था, जिसके कारण मुंबई में जो काम करने के लिए आए हुए बिहार और यूपी के लोग थे वो पैदल निकल गए, ये डर और फियर के कारण। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक पार्टी हो, मीडिया हो, हम सब लोग मिलकर एक पॉजिटिविटी का थिंकिंग लाए और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, डर और फियर को दूर करें और पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसको बढ़ाना चाहिए, तो ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डर, फियर, ये सब निकालना पड़ेगा। इसके लिए काउंसलिंग भी करना पड़ेगा सबका, और सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आत्मविश्वास के साथ इस संकट का सामना करके इसके ऊपर जीत हासिल करनी होगी। यह स्पिरिट निर्माण करना, ये कोई बीजेपी की आवश्यकता या कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे देश की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से हमको आगे जाना होगा, तो हम निश्चित रूप से ये लड़ाई जीत पाएंगे। सर, आप डर की बात कर रहे हैं जो मजदूरों में था, जिसकी वजह से वो सड़क पर निकल गए, ये जाहिर तौर पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो डर दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी सर? एक आरोप ये भी लगा कि प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश सुनता है, वो जो बोल दें पूरा देश करता है, उन्होंने एक बार भी आकर मजदूरों के डर पर कुछ नहीं कहा टेलीविजन पर, मजदूरों से जहां हैं वहीं रुक जाने के लिए उन्होंने एक बार भी अपील भी नहीं की। मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए। इतना ही नहीं तो ये मजदूर जहां है वहां जाकर उनको उनके राशन कार्ड पर अनाज मिल सकता है, इसकी व्यवस्था की। 35 करोड़ लोगों के अकाउंट में, बैंकों में पैसे जमा किए, जो मजदूर है, गरीब है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जुड़े हुए थे। और इतना ही नहीं,
तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि जो तनख्वाह है वो कैसी भी हो पर इनको देनी चाहिए, इनके बारे में सहानुभूति रखी। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज हम लोग नरेगा में भी काम शुरू करके इन मजदूरों की चिंता कर रहे हैं। इनके लिए अलग अलग प्रकार के फैसले राज्य सरकार और भारत सरकार ने लिए हैं। और इतना ही नहीं तो कुछ जगह पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मजदूर अगर वापस आना चाहते हैं तो उनके आने की और जाने की व्यवस्था भी की है। जाना चाहते हैं तो रेलवे की ट्रेन और बसें छोड़ने की बात की है। अगर वापस आना चाहते तो वो भी व्यवस्था की है। मुझे लगता है हम संवेदनशील सरकार के रूप में काम कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको यही कहूँगा कि मजदूरों का दुख दर्द प्रधानमंत्री लगातार बांट रहे हैं, निर्णय भी कर रहे हैं और उनके तरफ उनका बहुत बारीकी से ध्यान है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं सर ये बात तो मानूंगा कि सरकार ने किया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन अगर इतना करने के बाद भी मजदूर सड़क पर है, बिना चप्पल पैदल चला जा रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है, उसका डर खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्यों है फिर? ये किसकी वजह से कि वो डर खत्म नहीं हो रहा सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोरोना का संकट ये पहली बार आया हुआ है। दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक नेचुरल वायरस होता है, दूसरा आर्टिफिशियल वायरस होता है। ये आर्टिफिशियल वायरस है। नेचुरल वायरस के उपाय सब विश्व के पास है, देशों के पास है, उसके वैक्सीन भी है। ये पहली बार आया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके साथ का सामना करने में आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है और स्वाभाविक रूप से ये पहली बार इसका मुकाबला पूरा विश्व कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो इसके बारे में जो असेसमेंट है, इसके बारे में जो कल्पना है, वो किसी को होने की संभावना भी नहीं थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोग पहली बार इसको लड़ रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से हमारे मजदूरों के मन में इस सब परिस्थिति को देखते हुए एक डर पैदा हुआ, फियर पैदा हुआ और उसके कारण उनको लगा कि हम अभी यहाँ मर जाएंगे तो हम हमारे घर चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे और इस भाव के कारण लोग पैदल निकल गए। और मैं ये मानता हूँ ये डर और फियर जो निर्माण हुआ है, इसको दूर करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए बड़े प्रमाण पर लोग आगे आए। हमारे नेशनल हाईवे पे हर टोल नाके पर हमने भोजन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की और आखिरी में तो मैंने कहा कि ट्रक को रुको, पैदल जा रहे हुए लोगों को ट्रक के ऊपर बिठा दो और उनको पहुंचा दो ताकि वो पैदल ना जाए। उनको लोगों ने जूते दिए, उनको चप्पल दी, उनको पानी दिया, उनको कपड़े दिए। हर जगह पर पूरा समाज पूरी तरह इनके लिए सेवा करने के लिए खड़ा हुआ, ये चित्र देश ने देखा है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, समस्या गंभीर है, कठिन है, इसको निपटना भी बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल के साथ और संवेदनशील मन के साथ सरकार इसकी तरफ पूरी तरह से उसके साथ सामना कर रही है और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही पूरी तरह से कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा सर, आप कह रहे थे आर्टिफिशियल वायरस। आर्टिफिशियल वायरस का मतलब क्या? आप ये कह रहे हैं ये लैब में बनाया हुआ वायरस है? देखिए, पहली बात तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ना मुझे इसके बारे में कुछ कहना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साइंटिफिक रूप से ये कहा जा रहा है कि जैसे अपने अलग अलग डेंगू है, फ्लू है, बाकी जो है ना पीला काबिल होता है, इन सब के हमारे पास वैक्सीन हैं। इसका वैक्सीन देश में, दुनिया में कहीं नहीं है। इसका कारण यह पहली बार हुआ है और अब दुनिया के साइंटिस्ट इसके साथ काम कर रहे हैं इसके वैक्सीन को ढूंढने के लिए और बड़े बड़े देशों ने अब इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। अब ये काम होने के कारण अगर भविष्य में कभी आएगा तो तुरंत वैक्सीन ले लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी बात की। तो इसलिए पहली बार ये वायरस आया है और ये जो कहा जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में कि ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल है और इसलिए इसको संशोधन करके इसका वैक्सीन आएगा तो मुझे लगता है मामला निपट जाएगा। बाकी इसके विवादों में और बाकी बातों में मुझे कुछ कहना नहीं है। अच्छा सर, अभी आप जिम्मेदारी की बात कर रहे थे कि अगर मजदूरों में डर है, परेशानी है, सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी है, विपक्ष की भी है, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। मैं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी जो उन्होंने निभाई उस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपके राज्य महाराष्ट्र में इतने ज्यादा केसेस हैं सर और रोज मजदूर सड़क पर दिखते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं, वो कह रहे हैं हमको खाना नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र ने क्या इस कोरोना के संकट को ठीक से मैनेज किया है सर?
देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जो संकट है उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। अब 50% तक संकट लोगों की संख्या महाराष्ट्र की है, और उसमें भी सबसे ज्यादा संख्या पूरे महाराष्ट्र की नहीं है, वो मुंबई की है। मुंबई में बहुत ही गंभीर संकट है, पूना में भी संकट है, बाकी महाराष्ट्र में भी फैल रहा है, वहाँ भी संकट है। पर इसकी ग्रेविटी जो मुंबई में है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इस मुंबई में जो संकट है वो इंटरनेशनल, हमारा कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है देश का। हवाई जहाज से बाहर से लोग वहाँ आए। दूसरी ओर दिल्ली की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो निजामुद्दीन की हुई, उसके बाद लोग आए, उसके बाद इसका फैलाव हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि आज इसमें कमियां ढूंढने का टाइम नहीं है। आज इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार, हम सब लोग मिलकर पहले इसका सामना करें, आप लोगों को इससे बचाएं, लोगों की सुरक्षा करें और संवेदनशील मन से लोगों की सेवा करें। और बाद में ये सब खत्म होने के बाद जिनको इसके ऊपर विवाद करना है, राजनीति करनी है, वो बाद में करें। मैं इस समय इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ है, और दोनों मिलकर हम पूरी ताकत लगाकर हमारे इस संकट का सामना करें, और मुंबई को बचाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम पूरी ताकत के साथ लोगों को रक्षा करें और इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह ताकत हम काम में लाए, यही मैं कहूँगा। बाकी इसके ऊपर मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं देना चाहता। सर, आप तो राजनीतिक जवाब नहीं दे रहे, राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केंद्र पूरी तरीके से महाराष्ट्र के साथ है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐसा मानते हैं क्या? वो कहते हैं जितनी ट्रेन मांग रहे हैं वो आप दे नहीं रहे। रेल मंत्री ट्वीट करके उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार गिराने की भी कोशिश हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, और लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार है। जहां तक मैं हूं, जहां तक भारत सरकार है, हम लोग इस समय राजनीति नहीं करना चाहते। हम इस समय कोरोना का सामना ही करना चाहते हैं, और हमें वही दिखता है कि हम सब लोग मिलकर इस संकट को, महाराष्ट्र को कैसे बचाएं, और मुझे लगता है यही भाव से काम करना है। इस बार मैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, और अगर मुझे जब आवश्यकता होती है तो 2-4-5 दिन में मेरे मुख्यमंत्री से बातचीत जब होती है तो मुझे जो सुझाव लगते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे भी बात करता हूँ। कभी मैं अजित पवार साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करता हूँ, मंत्रियों से बात करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी लगातार उनके साथ में संपर्क में हूँ, और कभी शरद पवार साहब भी मुझे फ़ोन करते हैं, मैं भी उनको फ़ोन करता हूँ। जो भी सहयोग हो सकता है हम एक दूसरे को करते हैं। हमने सबने मिलकर इस बार महाराष्ट्र को बचाना, मुंबई को बचाना, यही हमारा काम है। बाकी बातों में मैं जाना और मुझे लगता है इस समय उचित नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सर, कोरोना की वैक्सीन मिलने में तो समय है, लेकिन आपने विवादों से बचने का पूरा वैक्सीन तैयार कर लिया है सर। आप उससे इम्यून हो चुके हैं और आपको उसमें डालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, आप सीनियर नेता हैं सर, मुंबई में जो हो रहा है आपका आकलन तो होगा सर, ये तस्वीर क्यों है? रोज लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन पर, उनको ट्रेन नहीं मिल रही, किसी की तो गलती होगी सर। गलती नहीं पॉइंट आउट करेंगे तो सुधरेगा कैसे? देखिए, गलतियां जब होती है या पॉइंट आउट करती है वो पब्लिकली उसकी चर्चा कभी नहीं होती। गलतियां अगर होती है, किसी के हाथ से भी हो सकती है, तो गलतियों की चर्चा व्यक्तिगत रूप से होती है। हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है कि किसी के अच्छे गुण हो गए, अच्छे काम हो गए तो उसको पब्लिकली कहिए, और किसी ने गलती हुई अगर की होगी तो उसके कान में कहिए। यही अच्छा काम करने की प्रशासन की सबसे बड़ी सीख है। आप पब्लिकली अगर गलतियां निकालोगे और विवाद खड़ा करोगे तो उसमें दोनों का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। इस समय अगर कुछ कमियां हमारे तरफ से या राज्य सरकार से हो, इसके बारे में टेलीफोन है, हम एक दूसरे से व्यक्तिगत बातचीत करके सुझाव दे सकते हैं। और मैंने अनेक बार ऐसे अनेक सुझाव महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को, उसके बाद में हमारे मुख्य सचिव को, सचिवों को बात करके दिए हैं, और ये बातचीत हो सकती है। हर चीज को जाहिर करना, पब्लिक करना, विवादों में लाना, इसकी आवश्यकता नहीं है, और इस समय वो समय नहीं है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मुझे लगता है कि इस संकट से निपटने के बाद जिसमें जितना दम हो उतना लड़ ले और उतनी राजनीति कर ले, पर यह समय संकट का है,
अभी महाभारत में भी कहा था कि कौरव और पांडवों के बीच में जब हुआ तो उन्होंने कहा हम जरूर लड़े हैं, पर जब हम तीसरे से लड़ेंगे तो हम 105 मिलकर लड़ेंगे, दोनों एक होकर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है यही स्पिरिट आज हम सबके सामने हमने रखना चाहिए, वो देश के लिए आवश्यक है। सर लेकिन आप लोग इतने फोन करते हैं, एक व्यक्ति लगातार वो जो सुझाव दे रहे हैं उनको सुनने के लिए भी आप लोग तैयार नहीं, और उनको कोई फोन भी नहीं करता, और उनका नाम है राहुल गांधी। उनको आप लोग सीरियसली नहीं लेते या उनके सुझावों को सीरियसली नहीं लेते, ये कांग्रेस का भी आरोप है। ये तो गलत बात है। आपको मेरे जन्मदिन के ऊपर उनका मुझे फोन आया था, उनसे अच्छी बातचीत भी हुई, उन्होंने सुझाव भी दिए, मैंने भी बातें उनको बताई, उन्होंने तबीयत की चिंता करने के लिए भी कहा। ये बात है कि सबसे बात होती रहती है, पर आप जो अपेक्षा रखते हैं कि हर फोन की बातचीत हम पब्लिक में लाएं और आपको न्यूज दे तो आपकी टीआरपी बढ़ाए, तो आपकी टीआरपी बढ़ाने का काम हमारे ऊपर मत रखिए। अच्छा, लेकिन आज आप ये ठान के आए कि आज आप कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देके जाएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपके साथ मैं इंटरव्यू देते देते कुछ कुछ बातें समझ चुका हूँ, कुछ सीख सका हूँ कि न्यूज कहाँ से निकलती है और कैसे निकलती है। अच्छा सर, लेकिन हम चूंकि मजदूरों की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा एमएसएमई सेक्टर पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है सर कि रेल मंत्री ट्रेन भेज रहे हैं सर, फिर भी अगर मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं तो दिक्कत सिस्टम में कहां है सर? एक सवाल मजदूर जानना चाहता है कि क्या ये 50-60 दिन में या 30 दिन में जब से रेल चलनी शुरू हुई श्रमिक ट्रेन, एक सिस्टम नहीं बन सकता था कि आराम से यात्री या मजदूर चले जाएं और किसी को दिक्कत ना हो? ये क्यों नहीं बन पाया सर? मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, तीनों बातों की आवश्यकता है। पब्लिकली कहने के बजाय और रेल मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में बातचीत करते तो मैं जानता हूं रेल मंत्री भी तुरंत कोई भी काम करते, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र के हैं। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों की बातचीत में अगर कुछ कमियां होगी तो दूर हो जाएगी, और उसके भी कुछ अड़चन अगर आती है तो मैं दोनों से बात कर सकता हूं, दोनों के साथ मैंने काम किया है और दोनों को भी कह सकता हूं, अगर मुझे बोले तो मैं उसमें कोऑर्डिनेट करके मदद करके हम पूरी तरह से मार्ग निकालेंगे, मुझे उसमें कोई अड़चन नहीं लगती। एक आरोप ये लगा कि रेल मंत्री ने ट्विटर पे क्यों लिख दिया, उन्होंने इस पर राजनीति की, उनको ट्विटर पर नहीं लिखना चाहिए था। अभी मुख्यमंत्री जी ने जब डायरेक्ट आरोप लगाया कि ये भारत सरकार ट्रेन नहीं दे रही है तो उन्होंने अपनी भूमिका जाहिर की। अब यही शब्द से शब्द बढ़ते हैं, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि हम लोग अगर मीडिया के बजाय अगर आपस में बातचीत करते हैं तो उस कम्युनिकेशन से हमारी समस्या नहीं रहेगी। एक बात और सर कि जो अभी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, अभी आप मानते हैं कि वहां सरकार को बदलने की या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा रखना चाहिए? नहीं, ये प्रश्न पूछना ही अप्रस्तुत है, और मैं इस बारे में इस प्रकार के प्रश्न का कोई इफ एंड बट में जवाब भी नहीं देना चाहता। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं होगा। ठीक है सर, मैं अब आपके साथ एमएसएमई और इकोनॉमी पे भी थोड़ी चर्चा चाह रहा हूं सर, कि जब हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हम ढील दे रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे, दूसरी तरफ मजदूरों को हम वापस भी भेज रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाना है, फैक्ट्रीज खोलनी है, मजदूर वापस चला जाएगा, काम कौन करेगा? अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी सर? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि ये जो एक इंप्रेशन तैयार हुआ है कि देश की पूरी इंडस्ट्री और पूरी एमएसएमई केवल ये जो वाइब्रेंट, ये जो हमारे माइग्रेंट लेबर है इनके ऊपर डिपेंड है, ये सच नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% के बीच में है, और बाकी लोग वहाँ के भी काम करने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े उद्योग है, जैसे औरंगाबाद में बजाज स्कूटर का है, तो 40-45% काम आकर वो काम भी शुरू हो गया। तो इसलिए आज ये जो मजदूर है, ये इनके गांव में, जिले में, राज्य में रोजगार नहीं था, इसलिए मजबूरी के कारण यहाँ आए। अब वो डर के कारण गए हैं, कुछ गए हैं, कुछ काम शुरू हो गया तो फिर यहाँ रुक गए हैं, और जो गए हैं उनको वहाँ के जिलाधिकारी को अप्लाई करें, यहाँ के जिलाधिकारी दोनों कोऑर्डिनेट करें और उनको लाने की व्यवस्था भी हो रही है। मैं इस समय अलग अलग एसोसिएशन के साथ बात कर रहा हूँ, और करीब मैंने 14 करोड़ लोगों से बातचीत हुई मेरी इस बहाने। करीब 110 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई, एसोसिएशन, एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, हॉट रेस्टोरेंट एसोसिएशन,
अभी ये रिसाइकलिंग वाले एसोसिएशन ने बताया कि हमारे लेबर का प्रॉब्लम, अप्लाई करें और आप वो जानकारी यहाँ के कलेक्टर को दो, दोनों से कोऑर्डिनेट करके उनको लाने की व्यवस्था करो। अगर ऐसी जरूरत होगी तो मार्ग निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या धीरे धीरे सुलझाई जा रही है, अब इतनी बड़ी नहीं है। हमारे उद्योग भी शुरू हो रहे हैं, हमारे व्यापार जगत के भी दुकानें भी शुरू हो रही है और धीरे धीरे जो कोरोना के साथ जीने की पद्धति है, आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस, आइदर फॉर बिजनेस, मॉल्स, ट्रांसपोर्ट, सब बातों को समझकर हम उस प्रकार से चलने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम कोरोना की लड़ाई भी लड़ पाएंगे और हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी हम ठीक प्रकार से जी पाएंगे। सर, एमएसएमई सेक्टर में कितनी नौकरियां गई हैं इस दौरान? देखो, इसे ही ऐसा कोई आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, पर एक बात जरूर है कि पूरी आज इस समय दुख में कौन नहीं है, अड़चन में कौन नहीं है। राज्य सरकार कुछ ऐसे है कि जिनके पास अगले महीना पेमेंट पगार देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। इंडस्ट्री बड़ी हो छोटी हो सब तो आज अड़चन में है। इतना ही नहीं तो मजदूर भी बेचारे बहुत दुखी है। इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान सब दुखी है और ये संकट केवल भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में है। और इसलिए इस संकट के घड़ी में हम सबको मुकाबला करना पड़ेगा आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और हम जीतेंगे इस आत्मविश्वास के साथ। और मुझे लगता है कि यही आज का सबसे बड़ा भाव है। अगर ये समझ के अगर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से संकट के ऊपर हम बात करेंगे और जीतेंगे और आगे जाएंगे। पर एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना का संकट के साथ साथ आर्थिक संकट भी है और आर्थिक लड़ाई भी है और ये लड़ाई लड़ना कठिन है, आसान नहीं है, पर ये असंभव नहीं है। ये लड़ाई भी हम जीत सकते हैं। भारत में ताकत है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और मैं मानता हूँ इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। जैसे जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जापानी व्यक्तियों की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है और इंडस्ट्री है, वो अगर जापान के बाहर, अब चाइना के बाहर अगर आना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज जाहिर किया है। इस समय वर्ल्ड में कोई देश चीन के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता और ये एडवांटेज भारत को है। भारत ये सबसे बड़ा मार्केट है विश्व का चीन के बाद। यहाँ हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर है और इतना ही नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, पोर्ट हमारे अच्छे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काम कर रहे हैं और इसलिए रोड अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, पावर है, कम्युनिकेशन की व्यवस्था है। और निश्चित में कुछ थोड़ी बहुत कमियां होगी उसको भी दूर करने के लिए हमारे 3 राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने कहा है कि नई इन्वेस्टमेंट लेकर अगर कोई आता है तो हम लोग लेबर लॉज में भी सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएं और ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारा जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने दिया है, फिर 20 लाख करोड़ राज्य सरकार और भारत सरकार के बजट से और 10 लाख करोड़ ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, 50 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में पंप होंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ते समय जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम करना, ग्रोथ रेट को बढ़ाना, और ये एग्रीकल्चर से लेकर रूरल इकोनॉमी से लेकर हमारी एमएसएमई और बड़ी इकोनॉमी तक हमको सबको एक्सेलरेट करना है। और जब तक मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ती, लोगों के पास पैसा नहीं आता, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, तब तक इकोनॉमी का व्हील एक्सेलरेट नहीं होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज दिया है और मुझे लगता है कि आने वाली ये लिक्विडिटी जो है ये निश्चित रूप से हमारे इकोनॉमी के व्हील को गति देगी और ये गति से बढ़ेगा और हम लोग निश्चित रूप से इस स्थिति से भी हम बाहर आएंगे और आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, आपके जवाब से कुछ सवाल मन में आए, एक एक करके पूछता हूं। पहला, आप ये कह रहे हैं कि हम अपने आप में यहाँ व्यवस्था ऐसी करें और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ताकि जो चीन को नुकसान हो रहा है वो हमारे यहाँ फायदे की घड़ी बन जाए। इसके लिए क्या इंपोर्ट कम कर पाएंगे? सर, हम चीन से इतना सामान लेते हैं, अगर वो भी मंगाएंगे और यहाँ भी चाहेंगे कि यहाँ बने और यहाँ वाला भी लोग खरीदें, क्या वो इंपोर्ट पहले कम करना होगा चीन से? आप एक बात देखिए, ये जो पीपीई किट थी, अभी 1.5 महीना पहले ये पीपीई किट हमने चाइना से मंगवाई थी हवाई जहाज से। आज हमारे देश में सरप्लस है। नागपुर में एमएसएमई का एक टेक्सटाइल क्लस्टर है, ऑरेंज टेक्सटाइल क्लस्टर, 17-18 लोगों ने मिलकर शुरू किया है। भारत सरकार ने पूरी मदद की है। और आपको बोलो, ये इंग्लैंड पीटर
पीटर इंग्लैंड करके एक ब्रांड है, उसके शर्ट नागपुर में बनते हैं। मैंने हमारे जॉइंट डायरेक्टर पार्लेवार और उनको कहा कि आप ये पीपी किट बनाओ। इन्होंने इतनी अच्छी बनाई है कि अब वो एक्सपोर्ट के अभी इतने मार्केट में अवेलेबल है, जो 1200 में बिकती थी वो 550 और 650 में मिल रही है। अब हमारे देश में पीपी किट पर हम चाइना पे डिपेंड नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सैनिटाइजर का भाव 1200 रुपये लीटर हुआ था। सैनिटाइजर अल्कोहल से बनता है। प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ कैबिनेट में कहा कि चावल हमारे पास 3 साल लगेगी, इतना चावल है, एक्सेस है, तो चावल से बनाओ। अब मुझे बताओ, इतना अल्कोहल बना और इतना लोगों को दिया है, तो मैंने सब शुगर फैक्ट्री को आह्वान किया, फोन किए, फूड एंड ड्रग के लाइसेंस दिलाए और बड़े प्रमाण पर सैनिटाइजर का निर्माण हुआ। और जो 1200 लीटर का था वो 160 रुपये लीटर आ गया, अब तो आसानी से मार्केट में मिल रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बात ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और इसलिए हमने अब एक लिस्ट तैयार की है कि हम देश से एक्सपोर्ट 3 साल में हमने क्या किया है और इंपोर्ट क्या क्या किया है, और जो इंपोर्ट किया है उसका विकल्प हम कैसे कर सकते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई लाने का ये एक सुवर्ण अवसर है। इस समय लाने में अगर हम यशस्वी होंगे तो देश के लिए बहुत फायदा होगा और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए रोजगार का निर्माण होगा। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। मेरे बचपन में, मैं जब 10वीं में था, तो 10वीं 11वीं में था, तो ये इमरजेंसी आई थी। तब संजय गांधी जी ने एक मारुति करके कार बनाई थी। बाद में इमरजेंसी और इमरजेंसी में इंदिरा जी ने मारुति का कार जो कंपनी थी वो सुजुकी में विलीन कर दी, मारुति सुजुकी। और पहली बार उन्होंने एक छोटी गाड़ी बनाई थी, मारुति 800। वो गाड़ी हम रोड पर देखते थे। उस समय केवल फियाट, एम्बेसडर और महिंद्रा की जीप थी। इतनी क्रांति हुई कि मारुति ने, ये सुजुकी ने इतना चेंज कर दिया के कारण है। और उसके बाद पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना रिफॉर्म हुआ कि वर्ल्ड के सब ब्रांड अब हमारे भारत में, मर्सिडीज है और BMW है, टोयोटा है, होंडा है, सब है, वॉल्वो है, स्कैनिया है। और अभी हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की हुई है। 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है और सबसे ज्यादा देश में रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। अब हम स्क्रैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं जिससे हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, स्टील रिसाइकलिंग होगा, उसके शेयर पार्ट की कीमत आधी होगी और हम देश में 5 साल के अंदर नंबर 1 के ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कार, बसेस और उसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे देश में बनना शुरू हुआ है और हम इसमें आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, इतना आगे करने की के साथ विजन देश को देना, इतना करने के साथ सर, जो चीन से सामान आयात हो रहा है उस पर अगर थोड़ी ड्यूटी भी बढ़ा दे, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करते हैं इसलिए हमारे यहां से कीमत में वो सस्ते हो जाते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए तो लोग अपने आप हमारे यहाँ का सामान ज्यादा खरीदेंगे, जो आप कह रहे हैं अच्छी क्वालिटी का बन भी रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको पता होगा मोरवी का उदाहरण, पहले मोरवी में टाइल्स बनती थी, बाद में पूरा चाइना ने कैप्चर किया, मोरवी की कंपनियां बंद पड़ी। फिर मोरवी ने अपनी टेक्नोलॉजी बदली, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, प्रोडक्शन यूज किया, रेट कम किया, आज पूरे मोरवी की टाइल चाइना से टाइल आना बंद हो गया। अब मैंने बताया आपको कि पीपी किट आना चाइना से बंद हो गया। अब प्लास्टिक की बोतल थी, उसके ऊपर एक ढक्कन आता है, उसको पंप बोलते हैं, जो हमारे शैम्पू में या सैनिटाइजर में रखते हैं, ऐसा दबा कर आता है। तो वो हमारे देश में पूरे चाइना से, मैंने प्लास्टिक एसोसिएशन को कहा कि आप इसको क्यों नहीं बनाते, उन्होंने बनाना शुरू किया, अब इंडिया में अवेलेबल हो गया। और आपकी ये भी बात सही है, अगरबत्ती की काड़ियाँ आ रही थी, मैं पीयूष जी के पास गया, मैंने कहा 4,000 करोड़ के अभी अगरबत्ती की काड़ियाँ छोड़ दो, आइसक्रीम खाने के चमचे आ रहे थे। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है। और बाद में ये पूरे हमने ड्यूटी बढ़ा दी और 4,000 करोड़ का इंपोर्ट अब बंद हो गया। अब देश में चमचे भी तैयार होने लगे, अगरबत्ती की काड़ियाँ। तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि जो जो चीज आ रही है उसमें जरूर ड्यूटी बढ़ाएंगे, उस चीज को हिंदुस्तान में बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, टेक्नोलॉजी को लाएंगे और केवल हिंदुस्तान उपयोग में लाएगा नहीं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। यही हमारा मार्ग होगा और इसी दिशा से एमएसएमई काम करेंगी और विलेज इंडस्ट्री, एग्रो एमएसएमई करके भी हम उसको और अच्छी तरह से दिशा देंगे। एक बात और आपने अपने जवाब में कही थी सर कि लोग खर्च करें, ये स्थिति होनी चाहिए। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 7,500 या 10,000 रुपए सीधे क्यों नहीं डाले जाते कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए हो?
मैं आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में 35 करोड़ अकाउंट होल्डर के अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट पैसे नहीं डाले? क्या मुझे बताइए कि जो 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई को मिल रहा है, ये जो 45 लाख एमएसएमई को 20% कैपिटल बढ़ाकर मिलेगा, क्या ये पैसा कोई सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में थोड़ी जाता है? ये जो पैसा आता है, पैसा ये सबसे ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाला है, वो मेरे जेब में जाता है। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाएंगे तो उसको पैसा देंगे, वो पैसा लेगा तो सब्जी मार्केट में तेल सब्जी किराना खरीदी करेगा, उसके बाद पैसा जाएगा तो कपड़े खरीदी करेगा, कपड़े वाला खरीदी करेगा तो कार खरीदी करेगा, कार वाला पैसा जो है वो घर खरीदी करेगा। तो पैसा मूविंग होता है, घूमता है। और ये बिल्कुल सही है कि लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए और परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए, क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर। और इसके लिए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा एफडीआई से आए, 20 लाख करोड़ का पैकेज आए, ये आए, राज्य सरकार भारत सरकार के बजट से 20 लाख करोड़ आए। और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये बात समझ लो कि सरकार के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने तय किया है और प्रधानमंत्री जी ने 100 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, उसमें 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने का एक टारगेट रखा है। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिक्स बैंक, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, हमने बोलना शुरू कर दिया है, फॉरेन फंड के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। और मुझे खुशी है, 1-2 बैंकों के साथ हमारा डील भी फाइनल हुआ है। कल ही हमारे मेंबर ऑफ फाइनेंस हमारे एनएचआई के आए थे, उन्होंने एक 10,000 करोड़ का एक वर्ल्ड के एक अच्छे बैंक के साथ लोन भी फाइनल किया है। हम पूरे बाहर से पैसा लाएंगे, हमारे इकोनॉमी में डालेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पोर्ट्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, पावर है, रोड सेक्टर है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, एविएशन है, सब जगह पर इन्वेस्टमेंट कराएंगे, नए एयरपोर्ट बनाएंगे, नए स्टेशन बनाएंगे, नए बस पोर्ट बनाएंगे, नए रोड बनाएंगे, नई रेलवे शुरू करेंगे, नया। इसके कारण इकोनॉमी को बूस्टिंग मिलेगा। सर लेकिन आप बाहर से पैसा लाएंगे कैसे? बाहर वालों की तो अपनी इकोनॉमी जो है वो नीचे चली गई है, वो तो चाहेंगे कि ये हमारे यहाँ ही पैसा लगाएं, भारत जाके क्यों लगाएं? आपको एक बात मैं बताता हूं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए। कल रात को मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं कंपनी का नाम नहीं बताता, कैनेडियन है। उनकी कंपनी का वर्थ यानी कैपिटल जो उनके पास पैसा है वो $5 ट्रिलियन है, एक ही कंपनी। हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की बनाने की बात कर रहे हैं, उस एक ही कंपनी के पास $5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने के लिए है। और आप एक समझ लीजिए, उनको वर्ल्ड में रिटर्न्स नहीं मिलते। कोरिया में, साउथ कोरिया में बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो ब्याज मिलता नहीं, ब्याज देना पड़ता है। जापान में 0% इंटरेस्ट है, 1% है बैंक में डिपॉजिट रखने का। और हिंदुस्तान में कर्जा लेने के लिए 11% और 12% देना पड़ता है। ये जो कमाई है ये हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है। और इसलिए ये लोग अभी डॉलर को जब हम लोन लेते हैं तो 2% पे देने के लिए तैयार है, पर हमको हेजिंग करना पड़ता है। रुपीज और डॉलर के फ्लक्चुएशन के कारण 4-5% वो बढ़ते हैं। अगर हमने हेजिंग नहीं किया और डॉलर में लिया तो 2% मिलता है। आपको पता होगा कि जेएनपीटीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, उसमें 500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में होता है। और पनवेल से जेएनपीटीए अच्छा कंक्रीट रोड हमने बनाया 2,500 करोड़ का, और उसके लिए 11% से लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से। मैंने कहा ये मत करो, आप डॉलर में लो, क्योंकि आपको डॉलर में टर्नओवर है। और हमको स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक सिंगापुर ने 2.25% पे कर्जा दिया। पैसा ला सकते हैं, वो लोग तैयार है, इन्वेस्टमेंट तैयार है, पैसा है। हमको हमारे नियम ठीक प्रकार से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्दी जल्दी डिसीजन करने होंगे। दुनिया के लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल उत्साहित है और इसलिए इस समय इसका उपयोग हमने करना चाहिए। जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उतनी लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी उतनी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी उतना बिजनेस का चक्र गतिशील होगा और उसी से इकोनॉमी यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर हम बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। एक और सवाल, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था एकदम चली गई, जिनकी नौकरियां, दुकानें सब बंद हो गई, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? वो कैसे आएंगे और उनको लेकर क्या प्लान है सर? देखिए, पहली बात तो ये ई रिक्शा, 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे,
अभी हमने हमारे सरकार ने मेरे काम का सबसे अच्छा काम कोई होगा तो आदमी आदमी को ढोने का जो काम करता था, जो साइकिल रिक्शा था, वो मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा मैंने देश में लाई। अब 40 से 50 लाख लोग ई रिक्शा चलाते हैं और 50 लाख लोग साइकिल रिक्शा चलाते हैं। 1 लाख रुपए का रिक्शा है। और परसों मेरी उनके साथ वीडियो कॉल पे मैंने कहा अच्छे क्वालिटी का रिक्शा तैयार करिए। अब मैं योजना तैयार कर रहा हूँ कि सब्जी बाजार में काम बेचने वाले, पानीपुरी वाले या वड़ा पाव वाले या ई रिक्शा वाले, इनके लिए हमारे एमएसएमई के तरफ से स्पेशल योजना तैयार करके इनको हम लोग लोन उपलब्ध कराए। इसके लिए अभी हमने ऑलरेडी निर्णय किया है कि केवल सिडबी और राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी शेड्यूल बैंक, एनबीएफसी, ये सब मिलकर अब छोटे छोटे लोगों को कर्जा हमारे योजना में देंगे। इसकी अनुमति हमने उनको दी है और बड़े प्रमाण पर इन छोटे लोगों को हम कर्जा उपलब्ध करा के देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर आपका धन्यवाद करूं उससे पहले एक छोटा जवाब चाह रहा हूं, क्या वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम सपना देख रहे थे, वो सपना अब भी जिंदा है और कितना आगे बढ़ाया गया है? देखो, सपने कभी मरते नहीं है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन यही देश की समस्या थी। एक सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, देश के सामने रखा है और वो हमारी विजन है विकास की। मैं मानता हूं कि कठिनाइयां पैदा हुई है, समस्या है, मार्ग आसान नहीं है, पर असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज, आज भी इस भी परिस्थिति पर मात करके हम इस स्थिति को बदलकर हम विजयी होंगे, जीतेंगे, सपना पूरा होगा और हमारा देश वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही हमारा विश्वास है और इसके लिए रात दिन मेहनत करेंगे, काम करेंगे और हम ये सफलता हासिल करके रहेंगे। यही हमारा दृढ़ विश्वास है और यही हमारा संकल्प है। अच्छा गडकरी जी, मेरा भी एक विश्वास है कि आप इतना उत्साह आज लोगों का बढ़ा रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेकर आ रहा हूं। 2 सवाल और आपसे पूछने थे, तो आप मुझे ना नहीं कहेंगे, तो मेरा विश्वास भी बने रहने दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। नितिन गडकरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मोदी 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं और चुनौतियों से निपटने के लिए रोड मैप क्या है, ये बताने के लिए मोदी सरकार के तमाम मंत्री आज दिन भर इंडिया टीवी पर जुड़ेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार बता रहे हैं कि इस संकट की स्थिति से कैसे मिलकर देश बाहर आएगा। गडकरी जी, एक सवाल और है, वो ये कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वो नौकरियां कैसे बचेंगी? प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद भी कंपनियों की हालत ठीक नहीं है, तो वो निकाल रहे हैं लोगों को। देखिए, एक बात आपके कहने में निश्चित रूप से कि मीडिया से लेकर बहुत से इंडस्ट्री में लोगों को निकालने की बात हो रही, कुछ लोगों को निकालने की बात मैंने भी सुनी है। पर मैं उन सब उद्योजकों को यही आह्वान करूंगा कि एक टेम्पररी फेज है। आप 1-2 महीने के लिए जिन लोगों ने आज तक हमारे साथ काम किया है, उनके साथ एकदम रिश्ता मत तोड़िए। 2-3 महीने रुकिए। जैसे ही कोरोना का ये संकट दूर हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैसे आपकी दिक्कतें कम हो जाएगी। और ये लोग जो है, इन्होंने आपके साथ काम किया है शुरुआत से लेकर, थोड़ा सा सहन करिए और इनको संभालिए। हमने भी इसमें, सरकार आपके साथ है, जो सहयोग कर सकते हैं हमारे में उतना हमने किया है और लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को नौकरी से मत निकालिए, ये समय उस प्रकार का नहीं है। थोड़ा सा सबने इसके ऊपर विचार करके करना चाहिए। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर, इन्हें इस महीने भी, यानी जून एंड तक ही हमारे काफ़ी उद्योग व्यापार चालू हो जाएगा और मुझे लगता है काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों ने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये नम्रतापूर्वक मेरा सबसे अनुरोध है। गडकरी जी, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने एक एक सवाल का जवाब दिया, आपने लोगों को एक नई उम्मीद दी है कि देश इस बीमारी की वजह से आए संकटों से उबर सकता है। वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना खत्म नहीं हुआ है, वो सपना जिंदा है। बस हमें अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है, एक साथ मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है और राजनीति नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। नमस्कार।